गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चल भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 41 ले गए हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर्षवर्धन वंश जो हर्षवर्धन है उसका शेष भाग है, और कुछ हमने ये दक्षिण भारत से संबंधित जो संगम काल है, ठीक है, संगम काल को कितने भागों में बांटा गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके जो भी इसके अगले पार्ट है इसको मैं संगम काल के दो ठो संगम को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। एक और बचा है जो कि इसके अगले पार्ट में मैं पूरा कर दूंगा। धीरे धीरे जो भी एंशिएंट हिस्ट्री में जो है वो हम पूरा करते रहेंगे। आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मात्र 10 से 12 मिनट, मैं वीडियो हिस्ट्री का ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाता हूँ, मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता है, उसको थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से। अगर अच्छा लगेगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आपको अच्छा नहीं लगे तो फिर अनसब्सक्राइब कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ना लगे ऐसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो इसमें कंटेंट हम लोग इंक्लूड करते हैं, हमारी टीम इंक्लूड करती है, एक एक लाइन में दम रहता है। शब्द एक एक लाइन के जो शब्द होता है, हर एक शब्द में दम रहता है, हर एक शब्द से क्वेश्चन राइज होने की संभावना रहता है। और आप उठा कर देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। अगर आप केवल आप मेरे जाकर मॉडर्न हिस्ट्री चाहे मेडिवल हिस्ट्री मैंने जो जितने भी पार्ट में डाला हूँ उसे जाकर देखिए, उसके बाद से आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, देखिए कितना क्वेश्चन आपको छूट रहा है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना सेशन, जो कि जो है वेनसंग, जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो था, वेनसंग एक चाइनीज था, चीन का रहने वाला था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी बना भारत में आकर, और उपाध्यक्ष भी बना। किसके सेशन में? ये हर्षवर्धन के सेशन में। इतना ज़्यादा विद्वान था ये वेनसंग, इतना ज़्यादा विद्वान था कि इसके विद्वता को देखकर वेनसंग इम्प्रेस हो गया, और इम्प्रेस होकर जो 5 वर्ष पर जो प्रयागराज में जो महामोक्ष का जो मेला लगता था, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कुंभ का मेला, उसका अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। जैसे अध्यक्ष बनाता है उसके बाद से जितना भी वहाँ पर ब्राह्मण है उसका क्या करता है, विरोध करता है। क्योंकि शुरू से ही रहा है कि जो भी इस तरह का जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर ब्राह्मण आगे आगे रहता है, उसका लाभ सर्वोपरि वही उठाना चाहता है। इसीलिए अब सोचा जाए भाई, अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो हम लोग का पेट पर लात मारा जाएगा, हम लोग का बाल बच्चा के पेट पर लात मारा जाएगा। इसलिए इसका विरोध किया जाए, इसको फिर से चाइना भेजा जाए, ठीक है। अब देखिए, ये जो वेनसंग इसका विरोध किया गया, उसके बाद से कुंभ मेला जो है, ऐसे माना जाता है कि हर्षवर्धन क्या है, हर्षवर्धन के समय से ही शुरू हुआ। किसके समय से शुरू हुआ? हर्षवर्धन के समय से हुआ। हालांकि ये हर्षवर्धन हिंदू था, क्या था? हिंदू था। लेकिन आगे चल के इन्होंने एक कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म में एक शाखा है जिसका नाम है महायान, उससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, उसने अपना लिया। इसके समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर जो था क्या था? कनौज था। क्या था? कनौज था, ठीक है। इसके समय कनौज में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? यानी हर्षवर्धन के समय में सबसे बड़ा कनौज में एक सम्मेलन हुआ, जो कि इसे 5वीं बौद्ध संगीति भी कहते हैं, ठीक है। ये समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था। कौन? हर्षवर्धन। जितने भी उत्तर भारत में राज्य था उसको क्या किया था, इसने जीत लिया था, ठीक है। लेकिन कश्मीर को उन्होंने जीत नहीं सका, ठीक है। अब जीतेगा नहीं तो मिलाएगा कहाँ से, इसलिए मिला नहीं सका, वहाँ पर लिखे हुए मिला नहीं सका, ठीक है। ये दक्षिण भारत पर अभियान किया, दक्षिण भारत पर उन्होंने अभियान किया। लेकिन जैसे दक्षिण भारत पर इन्होंने अभियान किया, नर्मदा नदी के तट पर भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चालुक्य, और शासक था चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। उन्होंने हर्षवर्धन को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। यहाँ पर उन्होंने जीता नहीं, ठीक है। इसकी जो जानकारी है, पुलकेशिन द्वितीय के कर्नाटक
में स्थित एक अभिलेख है, जिस अभिलेख के नाम है एहोल। क्या नाम है? एहोल। इस अभिलेख में मिलता है कि ये पुलकेशिन द्वितीय ने ये हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं था, जिसके चलते इसके गद्दी पर बैठने के लिए कोई मिला ही नहीं। और यहीं पर क्या होता है, ये वर्धन वंश का पतन हो जाता है। ठीक है। यह जो पतन हो गया, इसके मृत्यु के बाद क्या होता है? पतन हो जाता है। उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि कोई गद्दी पर बैठने वाला था ही नहीं, कोई चलाने वाला था ही नहीं। इतिहास में हर्षवर्धन के मृत्यु को क्या कहा जाता है? युग परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब हर्षवर्धन मरा कि समझे युग परिवर्तन, जैसे कलयुग से सतयुग, वर्ष युग ये आता है, उसी तरह हो गया। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था। क्या था? हर्षवर्धन जो था अंतिम बौद्ध, हालांकि ये था ये बेचारा हिंदू। कोई भी बौद्धिस्ट है, चाहे जो भी धर्म को, जैन धर्म को ही देखिए, चाहे बौद्ध धर्म को ही देखिए, कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म जो है ये इससे दुखित होकर, कष्ट पाकर ये लोग छोड़कर, ये लोग अपना धर्म को कोई अपना लिया या एक नए धर्म का स्थापना कर दिया। अब समझिए जे इस धर्म में कितने ज़्यादा शोषण है। ठीक है। कितना ज़्यादा उलट पुलट है, जिसके चलते लोगों ने खिन्न हो गया और किसी को मोक्ष की प्राप्ति इस धर्म में हुआ नहीं। ठीक है। जो संस्कृत का महान विद्वान था, ये कौन? हर्षवर्धन जो था संस्कृत के बहुत बड़ा महान विद्वान था। हर्षवर्धन का जब मृत्यु हो जाता है तो कनौज पर एक शासक का शासन आता है, जिसका नाम है यशोवर्मन। क्या नाम है? यशोवर्मन। अब यहीं पे हम लोग को ये वर्धन वंश का चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको यहाँ तक कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मेरे इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का, जो कि आप जाकर देखिए, उसका लाभ उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, उसे लाइक भी कीजिए। ठीक है। और दूसरा बात यह है कि मेरे सेम आईडी से, मेरे सेम नाम से आप जाकर फेसबुक मेरे पेज पर भी जाकर देख सकते हैं, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ, मन करे तो यूट्यूब पे देखिए, मन करे तो फेसबुक पर जाकर आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। अगला बात देखिए, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया। पहले हम लोग जाने संगम काल। क्या जाने? संगम काल। 100 से लेकर 250 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं का संरक्षण के कवियों का 3 विशाल सम्मेलन हुआ। ठीक है। इन्हीं सम्मेलन को तमिल भाषा में क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। यानी 100 से लेकर 250 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं द्वारा 3 ठो सम्मेलन हुआ। उसी सम्मेलन को तमिल भाषा में क्या कह दिया जाता है? संगम कह दिया जाता है। इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना भी किया गया। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहते हैं। जो कि जब एक लाइन फैक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। इतिहास में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। कितना? हिस्ट्री में 3 ठो संगम का वर्णन है। ठीक है। उसमें प्रथम संगम देखिए, यह दक्षिण मदुरै में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यह दक्षिण मदुरै में आयोजित हुआ। इसका अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। ठीक है। इस सम्मेलन में कितना 89 यानी 89 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है। वर्तमान में दक्षिण मदुरै क्या हो गया? जलमग्न हो गया, जिस कारण प्रथम सम्मेलन में क्या हुआ अभी तक कोई सबूत मिला ही नहीं। जलमग्न हो गया, दो होकर ख़त्म हो गया होगा, सड़ गल गया होगा। ठीक है। कोई जानकारी, कोई तथ्य नहीं मिला है। द्वितीय संगम, यह
कबाटपुरम में आयोजित हुआ। प्रारंभ में इसका जो अध्यक्ष जो थे ये वही थे, अगस्त ऋषि थे, लेकिन बाद में अध्यक्ष वहाँ इस संगम का, द्वितीय संगम का किसको बना दिया गया? तोलकापियर को बना दिया। किसको? तोलकापियर को बनाया गया। ठीक है। और तोलकापियर ने एक साहित्य की, तमिल साहित्य के एक रचना की है जिसका नाम है, क्या नाम है? तोलकापियम नाम है। क्या नाम है? तोलकापियन। एक तमिल साहित्य के रचना इन्होंने की। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहता है। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। यदि फिर से आपको रिमाइंड दिला देता है, यदि वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे, नए हैं तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो बेल आइकन बगल में है उसे प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो को पढ़ें तो आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के जय हिंद, जय भारत।